अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और आज का टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। हम लोग पढ़ रहे थे सेपरेशन टेक्निक। तो सेपरेशन टेक्निक में तकरीबन चौथी मेरा ख्याल है कि ये हमारी टेक्निक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसको उसी तरह से हम लोग इसे टेक्निक पढ़ते हैं तो हम स्टार्ट में पहले उसका प्रिंसिपल देखते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर साथ हम उसकी कोई एग्जांपल कर लेते हैं या उसकी वर्किंग लिखी होती है। तो इसी तरह से हम पहले थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल समझेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या। ये भी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है केमिकल एनालिसिस में। केमिकल एनालिसिस में जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे कि एनालिसिस के अंदर चूँकि एक स्टेप था सेपरेशन वाला, और वो सेपरेशन वाला स्टेप भी हम लोग यहाँ पर टेक्निक्स के अंदर उसको स्टडी कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है कि फ़र्ज़ करें हमारा एक सॉल्यूट, कोई सॉल्यूट है, वो डिज़ोल्व है किसी सॉल्वेंट में और हम उसको सेपरेट करना चाहते हैं ताकि उसको एनालाइज कर सकें। हमने ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हवाले से ये टेक्निक्स पढ़ी थी। तो अब एक तो तरीका हमने ये पढ़ा कि हम सॉल्वेंट को क्या कर दें, वेपोराइज कर दें, इवेपोरेट कर दें, तो हमारा सॉल्यूट पीछे बच जाएगा। इस तरह से हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। लेकिन ये उस वक़्त है कि जब हम हीट करें तो हीट करते हुए जो सॉल्यूट है वो डीकम्पोज ना हो और सॉल्वेंट सॉल्यूट के उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है जहाँ उसका जो इवेपोरेशन पॉइंट है वो सॉल्यूट से कम हो, मतलब लो टेम्परेचर पर वो इवेपोरेट कर जाए। तो उस वक्त तो हम लोग उसको बाय इवेपोरेशन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारा जो सॉल्यूट है वो वोलाटाइल है, वोलाटाइल होने के साथ साथ वो थर्मली अनस्टेबल है। अब थर्मली अनस्टेबल का क्या मतलब कि जब हम इसको हीट कर रहे होंगे तो हीट करते करते हमारा हो सकता है उस हीट से जो सॉल्यूट है वो डीकम्पोज हो जाए। अगर वो डीकम्पोज हो गया तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते एनालिसिस के हवाले से। इसी तरह से अगर वो वोलाटाइल है तो हम अगर सॉल्वेंट को वेपोरेट करना चाह रहे हैं, साथ वो भी वेपोरेट होता जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से भी हमारे पास वो दोनों इकट्ठे ही अगर वेपोरेट होंगे तो फिर भी सेपरेशन जो है उनकी पॉसिबल नहीं है। तो इस ऐसा जो हमारा जब आएगा कंडीशन कि जिसमें सॉल्यूट वोलाटाइल हो या थर्मली अनस्टेबल हो, तो उसको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को अगर हम नाम से देखें तो इसमें हम देखें एक्सट्रैक्शन का मीनिंग है एक्सट्रैक्ट करना, सेपरेट करना। सॉल्वेंट मीन बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट। तो हम इसका ज़रा प्रिंसिपल समझते हैं कि किस तरह से बाय यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किसी सॉल्यूट को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि हम ये जो हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट था जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट डिज़ोल्व था और ये फ़र्ज़ करें बना हुआ था सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे इस सॉल्यूशन में से इस सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए इस सॉल्यूशन को शेक करेंगे या इसको मिक्स करेंगे विद, शेक का लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा है, इसको शेक करेंगे क्योंकि मिक्स में ज़रा थोड़ा सा जो है वो प्रॉपर नहीं है वर्ड। हम लिखेंगे इट इज़ शेक विद अनदर सॉल्वेंट विच इज़ इममिसिबल टू द सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे अपने इस सॉल्यूशन के साथ एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे, इनको शेक करेंगे। ऐसा सॉल्वेंट लेना है, पहला पॉइंट जो कि इममिसिबल हो। इममिसिबल का क्या मतलब है, नॉट सॉल्युबल और डिज़ोल्व और इंटरमिक्स विद दिस सॉल्यूशन। वो इस सॉल्यूशन के साथ खुद सॉल्युबल ना हो जाए, खुद इसके साथ घुल मिल ना जाए, इंटरमिक्स ना हो जाए। इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, इममिसिबल। तो पहली प्रॉपर्टी, हम एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो कि इममिसिबल होगा इस सॉल्यूशन के साथ, उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको शेक करेंगे। नंबर 2, सॉल्वेंट वो लेना है इन विच, हम प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की लिख रहे हैं, इन विच आवर सॉल्यूट इज़ मोर सॉल्युबल। वो वाला हम लोगों ने सॉल्वेंट ले लेना है जिसके अंदर हमारा सॉल्यूट जो होगा वो इस सॉल्वेंट की निस्बत, देखिए यहाँ पर भी सॉल्वेंट था, इस सॉल्वेंट की निस्बत ये जो हमने सॉल्वेंट लेना है वो लेना है कि जिसके अंदर सॉल्यूट क्या हो,
इसकी निस्बत ज़्यादा सॉल्यूबल हो। तो देखें क्या होगा, जब हम शेक करेंगे तो यहाँ से इस सॉल्वेंट के अंदर भी ये हल था और जो हम अलहदा सॉल्वेंट ले रहे हैं उसके अंदर भी ये डिज़ोल्व है, लेकिन ये उसके अंदर ज़्यादा सॉल्यूबल है तो यहाँ से उठकर ये किसके अंदर चलता जाएगा, जो हम अलहदा सॉल्वेंट ले रहे होंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं हमारे नए सॉल्वेंट की। नंबर 1, इट इज़ इमिसिबल टू द सॉल्यूशन। नंबर 2, सॉल्यूट इज़ मोर सॉल्यूबल टू डैट सॉल्वेंट। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, इसको शेक करेंगे। अब इनको शेक करने के लिए यहाँ पर भी हम एक ऑपरेटस यूज़ करेंगे और वो ऑपरेटस है सेपरेटिंग फनल। बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल हम इसको क्या करेंगे, शेक करेंगे और शेक करते हुए हमारा सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, उसकी जो मूवमेंट है वो किस तरह की होगी, तो इस हवाले से हम ये लिखा करते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ये अब हम इसकी डेफिनेशन में वर्ड लिखे होंगे, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। हम इसको समझते हैं कैसा, क्यों लिखा इसको इक्विलिब्रियम प्रोसेस की तरह। तो ये जो हमारे पास एक फ़नल, ये इस तरह की आपकी किताब में भी फ़नल बनी, ये है सेपरेटिंग फ़नल। ये यहाँ पर स्टॉपर, जिसके ज़रिए से हम किसी चीज़ को नीचे आने दे सकते हैं सोल्यूशन को, और स्टॉप भी कर सकते हैं। ये सिंपल सी फ़नल है, ये क्या कहलाएगी, सेपरेटिंग फ़नल, जिसमें ये इसका हेड होगा, उसी तरह से ये नीचे वाला पोर्शन इसका स्टेम होगा। यहाँ पर हमारे वो लिक्विड पड़े होंगे, एक सोल्यूशन और दूसरा वो सॉल्वेंट, जिसके ज़रिए से हमने क्या करनी है, सेपरेशन करनी है। और इसके ऊपर इस तरह से ये लगा देंगे स्टॉपर। ठीक है, स्टॉपर क्या होगा कि नॉर्मली जो हम दूसरा सॉल्वेंट लेते हैं वो खुद वोलाटाइल होता है। ठीक है, जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो नॉर्मली ऑर्गेनिक होता है, जिसके अभी हम एग्जांपल पढ़ते हैं, और वो भी क्या होता है, मोर वोलाटाइल। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा सोल्यूट भी चूँकि वोलाटाइल है, तो इससे वोलाटिलिटी से बचाने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, ऊपर से इस फ़नल को बंद कर देते हैं बाय यूजिंग स्टॉपर। ये उसने यहाँ बुक में वर्ड यूज़ किया, इट इज़ कॉल्ड स्टॉपर। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें ज़रा एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के हवाले से फिर हम इसको समझते हैं। इसमें एक एग्जांपल ली गई है, नॉर्मली जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शंस के लिए वो ऑर्गेनिक नेचर का होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक नेचर कौन कौन सा, जैसा कि हम ईथर ले लेते हैं। अगर ईथर से हम एक्सट्रैक्शन करेंगे तो इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का दूसरा नाम ये भी है ईथर एक्सट्रैक्शन, या हम यहाँ जो बुक के अंदर एग्जांपल ली है वो यूज़ की गई है कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोनों के दोनों क्या हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, फ़र्ज़ करें हमारा एक सॉल्यूट है बेंजोइक एसिड। ठीक है, जिसका फार्मूला है C6H5COOH बेंजोइक एसिड। ये डिज़ोल्व है वाटर में और हम इसको यहाँ से क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। तो ये पूरे का पूरा हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। अब इसको कैसे सेपरेट करेंगे, हम ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन इस फ़नल के अंदर इंटर कर देंगे, यहाँ से ऊपर से इंटर करेंगे, ये पूरे का पूरा हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन, जो कि क्या है, वाटर प्लस बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब दूसरा हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट लेंगे ऑर्गेनिक, क्योंकि नॉर्मली वाटर के साथ ऑर्गेनिक जो कुछ सॉल्वेंट हैं वो इमिसिबल है, जैसा कि ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये नॉन पोलर है, ये वाटर के अंदर मिसिबल नहीं है। ठीक है, इमिसिबल है ये। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम यहाँ पर दूसरा लेंगे। नॉर्मली ये भी है कि बेंजोइक एसिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा सॉल्यूबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एज़ कंपेयर टू द पोलर सॉल्वेंट, जैसा कि क्या है, वाटर। तो हमारी वो कंडीशन आ गई कि हम ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें हमारा सॉल्यूट वाटर की निस्बत क्या होता है, ज़्यादा सॉल्यूबल।
हम इसके अंदर यहाँ पर से क्या करेंगे, ईथर फ़र्ज़ करें या कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन ले लेते हैं, वो ऐड कर देते हैं। ये हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये इसके ऊपर मैंने उसकी लेयर बना ली। ठीक है, लेयर इस तरह से बनाई कि दोनों चूँकि इमिसिबल हैं, दोनों आपस में सॉल्यूबल नहीं हैं। जैसा कि अगर हम ये एक बीकर लें, इस बीकर में यहाँ वाटर पड़ा हो, आप इसके ऊपर ऑयल डाल दें तो ऑयल इस तरह से अपर लेयर बना लेता है। ये ऑयल की लेयर होती है और ये वाटर की, चूँकि दोनों सॉल्यूबल नहीं हैं। इसी तरह से सेपरेटिंग फनल में ये हमारी कौन सी लेयर होगी, ईथर की, और नीचे कौन सी लेयर होगी, एक्वस लेयर होगी। हम इस लेयर को ये नाम भी दे सकते हैं एक्वस लेयर का। ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ से क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूट है वो इस तरफ भी ट्रैवल करेगा, इस तरफ मूव करके जाएगा, और साथ साथ चूँकि वो इसमें भी सॉल्यूबल है तो सॉल्यूट अपने आप को इन दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे ही हम इन दोनों सॉल्वेंट को लेकर यहाँ हमने इसके अंदर दूसरा सॉल्वेंट डाला, इसको इस तरह थोड़ा सा शेक करेंगे, शेक करके इसको ऐसे पड़ा रहने देंगे। अच्छा, शेक क्यों करना है कि जैसे हम इसको शेक करके रखेंगे, जितना शेक करेंगे इन दोनों सॉल्वेंट का आपस में इंटरएक्शन या इनका आपस में जो हम कह सकते हैं इंटरएक्शन है वो उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए, जितना ये आपस में हम इंटरएक्शन कहते हैं साथ शेक होंगे, उतने चांस होंगे हमारे सॉल्यूट के इस तरफ को क्या करने के, मूव करने के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टू अचीव अ गुड सेपरेशन, अगर हम बहुत ज़्यादा सेपरेशन चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों के दोनों सॉल्वेंट ज़्यादा से ज़्यादा आपस में क्या हो, इंटरैक्ट हो, वेल शेक किया जाए ताकि इनका सरफेस एरिया आपस में टच करने का ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा ये यहाँ ये मैं जो लाइन बनाई है, ये इस लाइन पर दोनों सॉल्वेंट टच कर रहे हैं तो उतना सॉल्यूट का इधर से इधर मूव करना क्या होगा, फिजिबल होगा। ज़्यादा इजीली सॉल्यूट क्या करेगा, उस तरफ मूव करेगा। अब सॉल्यूट क्या करेगा, जैसे हम इनको दोनों को शेक करके थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे, सॉल्यूट एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में मूव करेगा, या दूसरे लफ्ज़ों में इन दोनों सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट अपने आप को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसको एक लॉ डिफाइन करता है और वो लॉ कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, सॉल्यूट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, डैट इट फॉलोज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या इसका दूसरा नाम है पार्टीशन लॉ। पार्टीशन का मतलब भी क्या होता है, अपने आप को एक दूसरे के अंदर डिवाइड करना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पर आएगा तकसीम करना, पार्टीशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये किस तरह से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक लॉ को फॉलो करेगा, और वो लॉ क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ। ये लॉ क्या कहलाता है कि अ सॉल्यूट इज डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट। लॉ क्या कहता है, सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ between two immiscible solvent। किस तरह से, in a constant ratio of concentration। ठीक है, क्या होगा कि यहाँ हम कुछ अमाउंट इसकी ले रहे हैं सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट इधर से इधर भी जा रहा है और उसके साथ साथ वापस इधर भी आएगा। ठीक है, शुरू में देखें यहाँ से यहाँ इसका मूव करना ज़्यादा होगा क्योंकि इधर सॉल्यूट नहीं था, ज़्यादा किधर था, इधर, तो उधर से इधर आना क्या था, उसका कम था क्योंकि इधर सॉल्यूट कम था। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इधर से इधर शुरू में ज़्यादा था और इधर से इधर कम था, आहिस्ता आहिस्ता इधर से इधर और इधर से इधर सॉल्यूट का आना, इन दोनों में क्या होगा कि इसका इधर से इधर मूव करने की रफ्तार और इधर से इधर मूव करने की जो रफ्तार है उसके अंदर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस आ जाएगी। और हम इस स्टेप को क्या बोला करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेप। इसका मतलब क्या होगा, जो हमने बात लिखी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, मीन सॉल्यूट अपने आप को दो सॉल्वेंट के अंदर मूव करवाता है
और मूव करवाते करवाते उसमें क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम, कि एक ऐसी हद आती है जितना ये इधर से मूव कर कर इधर जाता है उतना वो इधर से इधर आ रहा होता है। उस टाइम पर नेट कंसंट्रेशन दोनों सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाती है, जीरो। नेट का मतलब क्या कि अब या ना तो इधर कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना इधर कंसंट्रेशन में क्या आएगी, उससे ज़्यादा आगे कमी आएगी। और ये जो मूवमेंट है कि जब वो एक दूसरे के अंदर एक कांस्टेंट रेशो से मूव कर रहे होंगे तो उस वक्त इसके अंदर सॉल्यूट की कुछ कंसंट्रेशन आ चुकी होगी और इधर से कुछ उधर जा चुकी होगी। तो इसका मतलब कि सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट, किस तरह से, कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन, कि उसकी जब मूवमेंट थी, मूव करके जब वो एक इक्विलिब्रियम में आ गए तो उस वक्त तक जो उनकी कंसंट्रेशन है दोनों सॉल्वेंट में वो क्या रह जाएगी, अब कांस्टेंट रह जाएगी। अब ना तो मजीद इधर बढ़ेगी और ना ही मजीद इधर से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और इसके आगे एक और लाइन भी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडिड। वो कहता है कि जब भी हम किसी सॉल्यूट को लेंगे, चूंकि उसने इक्विलिब्रियम के हवाले से उसमें मूव करना है दोनों सॉल्वेंट में अपने आप को, और इक्विलिब्रियम के बाद उनकी कंसंट्रेशन दोनों सॉल्वेंट में कांस्टेंट हो जाएगी, तो अब इस कांस्टेंट के ऊपर वो कहता है कि एक सॉल्यूट के लिए ये वाली जो कंसंट्रेशन की रेशो है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्या जितनी मर्जी आप सॉल्यूट की अमाउंट ले लें, ये रेशो क्या रहनी है, आपस में कांस्टेंट रहनी है। इसको ज़रा हम एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने कहा हमने यहाँ बेंजोइक एसिड ऐड किया 10 ग्राम, ठीक है। अब इनमें रेशो क्या बनेगी, जैसे हमने इसके ऊपर ईथर लिया, बेंजोइक एसिड ने इधर मूव करना शुरू कर दिया, करते करते एक टाइम आया कि इनमें क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। फ़र्ज़ करें इक्विलिब्रियम पर इधर सॉल्यूट मूव कर चुका है 70%, तो इधर कितना रह जाएगा, इसमें 30%। तो इसका मतलब है अब चूंकि इक्विलिब्रियम पर इनके अंदर कंसंट्रेशन की ये रेशो है कि यहाँ सॉल्यूट 70% जा चुका है और इधर कितना रह गया, 30%। तो इनके अंदर ये एक रेशो बन गई 70-30 की रेशो। अब ये रेशो इस सॉल्यूट के लिए इन दो सॉल्वेंट के हवाले से हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसका क्या मतलब होगा कि आप फ़र्ज़ करें यहाँ 100 ग्राम ले लें बेंजोइक एसिड, तो अगर 100 ग्राम होगा तो ज़रूरी तो अच्छा, अगर आप देखें 10 ग्राम का 70% कितना होगा, 7 ग्राम, और 30% कितना होगा, 3 ग्राम। तो इसका मतलब है इतनी अमाउंट में ये मूव कर गया था। अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो अब क्या होगा, इधर 70% ही जाना है, इधर कितना रहना है, 30%। तो इसका मतलब है अगर आप 100 ग्राम लेंगे तो इधर कितना चला जाएगा, 70 ग्राम, और इधर कितना रह जाएगा, 30 ग्राम। तो ये जो बात है इर्रिस्पेक्टिव, आप इस पर नहीं डिपेंड करते, आप सॉल्यूट की कोई भी अमाउंट ऐड करेंगे हमेशा सॉल्यूट अपने आप को दोनों के अंदर क्या करेगा, कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये लॉ क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं के डी से, डी मीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, और ये इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज। ये देखें, सी मीन कंसंट्रेशन, ठीक है, और किसकी, सॉल्यूट की, किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस लेयर। ये जो इन दोनों की आपस में रेशो है ये चूंकि हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा, के डी। के डी मीन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, या ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ठीक है, मतलब जैसे मैंने ऊपर कहा कि फ़र्ज़ करें कंसंट्रेशन एक्वस के अंदर है 3 और उसमें क्या है 7, तो इनकी रेशो क्या आ रही है 7 × 3। तो अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो यहाँ है 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा 70। मतलब उनकी वही रेशो जो है वो आपस में हमेशा क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। ठीक है, जैसे इनके अगर आप रेशो निकालें, सिंपल करें, तो ये कोई आंसर आएगा, वो आंसर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसको डिवाइड करने पर जो भी बनेगा। तो ये कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज, मैंने इसके हवाले से अब इसको ऑर्गेनिक लिखा, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस फेज, दीज आर ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एडिड, दिस कांस्टेंट आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। और ये हर सॉल्यूट का डिफरेंट होगा,
चेंज होगा किस किस के चेंज होने से, या तो सॉल्यूट के चेंज होने से, या अगर हम यहाँ पर क्या कर लें सॉल्वेंट चेंज कर लें। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ ईथर की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले आएँ तो अब इनकी रेशियो जो है यहाँ पर और हो जाएगी। ठीक है, इस सॉल्वेंट के हवाले से, लेकिन किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की, ये आपने याद करनी है। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये पड़ा है, अब इसके अंदर ये एक्वस लेयर है, ये ईथर लेयर है। जैसे ही ये हमें थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि ये इक्विलिब्रियम आ चुका है खुद ब खुद, अब क्या करेंगे, यहाँ स्टॉपर से ये नीचे वाली लेयर पास आउट होने देंगे, एक्वस लेयर यहाँ से गुजरती जाएगी। जैसे ही ये पॉइंट इधर आएगा इसको बंद कर देंगे, इसके अंदर ईथर रह जाएगा और यहाँ से वाटर जिसके अंदर बेंजोइक एसिड है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्या करेंगे, इस ईथर को अलहदा एक बीकर में ऐड करेंगे और बीकर में ऐड कर कर हम ईथर को इवेपोरेट करते हुए नीचे क्या बिठा लेंगे, अपना सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्यूट हमारा क्या हो चुका, सेपरेट हो चुका। ठीक है, इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, बाय इवेपोरेशन अपना सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब देखें, हमने यहाँ लिया था 10 ग्राम, हमारा कंप्लीट सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, कितना बच गया है, यहाँ अभी भी 30 ग्राम उस वाटर के अंदर मौजूद है, एक्वस के अंदर मौजूद है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर चुके हैं, सेपरेट कर चुके हैं। इसका मतलब एक सिंगल एक्सट्रैक्शन के अंदर हमारा सारे का सारा जो सॉल्यूट है वो सेपरेट नहीं हुआ। अब देखें, फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ जो मैंने ईथर का वॉल्यूम लिया वो था 50 ml। ठीक है, मैंने 50 ml ईथर लिया, उसमें हमारे पास सॉल्यूट कितना आ गया, 7 ग्राम। हमने यहाँ से ईथर को उड़ाया तो हमारे पास 10 ग्राम सॉल्यूट नहीं मिला, बल्कि कितना मिला है, 7 ग्राम। हम चाहते थे 10 ग्राम निकालना, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है सिंगल एक्सट्रैक्शन हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा जो ऑर्गेनिक का पूरा अमाउंट था सॉल्वेंट की, वो सारी क्या हो चुकी है, ज़ाया हो चुकी है। अगर हम ऐसा करें कि हम इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के 3 डिफरेंट जो है वो पार्ट्स बना लें, छोटे फ्रैक्शन बना लें। कैसे बनाएं कि हम 50 ml को डिवाइड कर दें 3 हिस्सों में। वो किस तरह से, एक हम कर लें 15 ml और 20 ml। ये मैंने इस 50 ml की क्या कर लिए, 3 हिस्से कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पहली एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ 50 ml ऐड किया था, बजाय 50 ml ऐड करने के मैं यहाँ 50 ml ऐड करता हूँ। जब 50 ml ऐड करूँगा तो सॉल्यूट ने क्या करना है, इसी रेशो के साथ जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, इस 15 ml के अंदर भी क्या करना है, उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब जब 15 के अंदर हमारा फ़र्ज़ करें 7 ग्राम आ जाएगा, तो हम उसको 15 को उड़ाएंगे, हमें कितना मिल जाएगा, सॉल्यूट 7। अब हमारा सॉल्वेंट हमारे पास बचा हुआ है, कितना अभी बचा हुआ है, 15 और 20 तकरीबन 35। हम क्या करेंगे, नया फिर 15 ml यहाँ लेंगे और वो जो एक्वस हमने यहाँ से निकाला जिसमें ये 3 ग्राम था वो फिर यहाँ लेंगे, फिर यही प्रोसेस करेंगे। फिर क्या होगा, अब इस 3 ग्राम का 70% इधर जाएगा और 3% इधर होगा। अब इसका 70% कितना हो सकता है, फ़र्ज़ करें 3 ग्राम का जो 70% है वो फ़र्ज़ करें हमारा हो जाता है 1.9 ग्राम। तो बाकी कितना बचा है उसमें अभी भी बचा है 1.1 ग्राम। इसका मतलब क्या होगा कि अब यहाँ 1.9 इधर आ गया, अभी भी इधर कितना है 1.1, क्योंकि 70 इधर जाना है और 30% इधर रहना है। फिर यही काम करेंगे, इसको निकालेंगे, इसको अलहदा करेंगे, उड़ाएंगे। अब हमें कितना मिल जाएगा, 1.9। तो पहले था 7 ग्राम प्लस 1.9 ग्राम, ये हो गया 8.9 ग्राम। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हमारे पास ये बचा हुआ है। फिर क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे, एक्वस जिसके अंदर ये 1.1 ग्राम बचा है, इसके अंदर 20 ml और ऐड करेंगे। फिर वो उस 1.1 का 70 इधर मूव करेगा, 30 फिर इधर बचेगा। इसका मतलब है इस तरह से हम करते करते रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करते करते हम क्या करेंगे, मैक्सिमम सॉल्यूट को अलहदा करेंगे। तो यहाँ ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज में दिया गया है, वाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू सिंगल एक्सट्रैक्शन इन विच वी यूज लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम सिंगल एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो उसकी निस्बत वो कहता है रिपीटेड एक्सट्रैक्शन ज़्यादा अच्छी है, जिसमें हम स्मॉलर वॉल्यूम सॉल्वेंट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसका सिर्फ एक सिंपल सा आंसर, बिकॉज सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इन 2 सॉल्वेंट
सॉल्वेंट्स इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन। आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि आप सॉल्वेंट की जितनी भी अमाउंट लेंगे, सॉल्यूट ने अपने आप को दोनों के अंदर एक रेशियो से क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बाय यूजिंग रिपीटेड एक्सट्रैक्शन वी extract larger amount of the solute as compared to a single extraction, क्योंकि रिपीटेड में करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर से आप लोगों ने तैयार करना है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, ये चूंकि एग्जाम्पल बुक में नहीं थी, ये मैंने समझाने के लिए की। जो बुक में एग्जाम्पल दी गई है वो दी गई है आयोडीन की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, हाउ आयोडीन इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो वो आपने यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। अब आयोडीन जो है जिसको हम I2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चूंकि एक नॉन पोलर कंपाउंड है, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, ठीक है। अगर हम इसको वाटर के अंदर सॉल्युबल करते हैं तो ये कब सॉल्युबल होती है, ये सॉल्युबल होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। जब हम पोटाशियम आयोडाइड को डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो ये एक आयनी कंपाउंड है जो पानी में डिसॉल्व होने पर पोटाशियम आयन और आयोडाइड आयन देता है, ठीक है। तो ये पानी के अंदर चूंकि ये वाला आयन मौजूद है, जब हम इसकी मौजूदगी में आयोडीन पानी में पास करते हैं तो आयोडीन इस आई नेगेटिव से रिएक्ट करके चेंज हो जाती है ट्राई आयोडाइड आयन में। ये जो ट्राई आयोडाइड आयन है, चूंकि ये एक आयनी कंपाउंड है और आयनी कंपाउंड पानी के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल, या पोलर कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर नहीं। तो जब ये इससे मिला, चूंकि ये आयनिक में चेंज हो गया, तो इस फॉर्म में आयोडीन क्या हो जाएगी, पानी में सॉल्युबल हो जाएगी, ठीक है। अब इस तरह से आयोडीन किस में सॉल्युबल है, पानी में, और ये आयोडीन का क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। वैसे अगर हम आयोडीन का कलर लिखें तो आयोडीन का कलर होता है पर्पल, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, इस आयोडीन को पानी से सेपरेट करना और इसका पानी में डिज़ोल्व होना एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है कि ये कंप्लीट डिज़ोल्व नहीं होती। ट्राई आयोडाइड आयन और आयोडीन जो इसके एलिमेंटल फॉर्म है, इन दोनों में क्या रहा करता है, आपस में इक्विलिब्रियम रहता है। अब इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्वेंट लेंगे जिसके अंदर आयोडीन एक्वस सॉल्यूशन की निस्बत क्या होगी, ज़्यादा सॉल्युबल होगी, और वो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो वाई आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिकॉज आयोडीन इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, कार्बन टेट्राक्लोराइड आल्सो अ नॉन पोलर कंपाउंड, एंड रूल और प्रिंसिपल लाइक डिजॉल्व लाइक नॉन पोलर सॉल्यूट आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसलिए ये ज़्यादा किसके अंदर सॉल्युबल होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। अब होगा क्या कि उसी तरह से हम ये सेपरेटिंग फनल लेंगे, इसके अंदर यहाँ ये हमारा नीचे वाला एक्वस पोर्शन, उसके अंदर क्या पड़ी होगी, उसके अंदर ये पूरे का पूरा एक्वस लेयर जिसमें ट्राई आयोडाइड आयन और आयोडीन में आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम है, वो यहाँ पड़े हैं। इसके ऊपर हम दूसरी लेयर लेंगे, दूसरा सॉल्वेंट, और वो क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन दोनों को अच्छी तरह से शेक करेंगे, शेक करने के बाद इन दोनों को क्या करेंगे, स्टे करने देंगे। स्टे जैसे कैसे हम इसको शेक करके रख देंगे, यहाँ से हमारा सॉल्यूट किधर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, अपर लेयर में। अच्छा, उसी तरह से ये हमारी सेपरेटिंग फनल, और इसमें अब हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऊपर कार्बन टेट्राक्लोराइड और नीचे ये वाली कौन सी लेयर है, एक्वस लेयर, जिसके अंदर आयोडीन प्लस आयोडाइड, दीज आर इन इक्विलिब्रियम इन द फॉर्म ऑफ ट्राई आयोडाइड आयन। इसके साथ एक्वस लिखा गया, मीन कि ये पानी के अंदर क्या है, सॉल्युबल है। इसी तरह से ये भी पानी में सॉल्युबल था, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये वाली आयोडीन जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म में है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल आपस में यहाँ पर क्या थे, इक्विलिब्रियम में, यहाँ से I2
किधर मूव करना शुरू कर देगी, इस कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर में, और उसी तरह से वहाँ से वापस भी आएगी, आकर इससे मिलकर किस में चेंज होगी, ट्राई आयोडाइड आयन में। तो क्या होगा, आयोडीन यहाँ से यहाँ मूव करती चली जाएगी। अब देखें पहले यहाँ आयोडीन ज़्यादा थी, जैसे जैसे इधर मूव करेगी तो क्या होता जाएगा, आयोडीन की अमाउंट यहाँ कम और इधर क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। फिर वही लॉ फॉलो होगा कि ये एक कांस्टेंट रेशो से अपने आप को दोनों सॉल्वेंट में क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा, चूंकि आयोडीन एक कलर्ड कंपाउंड है तो हमें कलर से क्या होना शुरू हो जाएगा, पता चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखें कौन सा कलर होगा, इस आयोडीन का कलर क्या है, पर्पल। ठीक है, और इस ट्राई आयोडाइड का कलर क्या है, ब्राउन। हमें वाटर का जो कलर था वो ब्राउनिश कलर का नज़र आ रहा था। जैसे कैसे देखें ये आयोडीन इधर जाएगी, अब इनमें भी देखें इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम से क्या होगा, आयोडीन इधर गई तो ये इधर इस फॉर्म में बैक आएगा। आपने ये इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे जाकर कि जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, फ़र्ज़ करें A + B C + D में चेंज हों, अगर यहाँ से ये कम करें तो ये ज़्यादा इधर कन्वर्ट होते हैं, अगर हम इनको कम करें तो ये इधर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। तो क्या होगा, आयोडीन जैसे इधर जाएगी ये ट्राई आयोडाइड इसमें कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है ट्राई आयोडाइड कम होने पर हमारा इस सॉल्यूशन का ब्राउन कलर क्या होता जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और आयोडीन जैसे जैसे ये वाली आयोडीन बढ़ेगी तो इसके बढ़ने से, चूंकि इधर आ रही है, हमने कहा इधर आयोडीन आती जा रही है और ज़्यादा इधर सॉल्यूबल है, तो इधर कौन सा कलर आना शुरू हो जाएगा, पर्पल कलर। तो जैसे जैसे हम देखेंगे थोड़ी देर बाद तो हमें पता खुद भी चलेगा कि वाकई उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। कैसे पता चलेगा कि ब्राउन कलर जो है ट्राई आयोडाइड आयन का वो फेड होता जाएगा, कम होता जाएगा, और पर्पल कलर क्या होता जाएगा, इंक्रीज। और एक टाइम के बाद ये ना तो बढ़ेगा ना ये कम होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट रेशो से क्या कर चुका है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट। वही प्रोसेस करेंगे, इसको यहाँ से अलहदा, इससे क्या करेंगे, आयोडीन निकालेंगे, फिर बार बार स्टेप करते हुए हम कंप्लीट आयोडीन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अब यहाँ पर भी चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को फॉलो कर रही है तो हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, KD = I2 चूंकि हम ऑर्गेनिक लेयर लिख रहे हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ लिखा था, KD का, हाँ ये लिखा था कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक। तो पहले हम ऑर्गेनिक की कंसंट्रेशन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमने सोल्यूट स्पेसिफाई किया तो वो आयोडीन है, और आयोडीन किस फॉर्म में जा रही है ऑर्गेनिक में, तो वो जा रही है I2 की फॉर्म में। ठीक है, किस में, CCl4 में, डिवाइडेड बाय आयोडीन की कंसंट्रेशन पानी में वो किस फॉर्म में मौजूद है, ट्राई आयोडाइड आयन में, और इसके साथ क्या हम लिखेंगे, एक्वस। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ट्राई आयोडाइड फॉर्म एज वेल एज इन I2 फॉर्म इन बोथ ऑफ दीज सॉल्वेंट, दे आर कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चे आपने इसको जो है वो करना है। शॉर्ट क्वेश्चन ये आएगा, हाउ आयोडीन इज सेपरेटेड फ्रॉम देयर एक्वस सोल्यूशन। तो जो इस टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ है वो सारा यही आंसर लिखा गया कि बाय शेकिंग इट विद कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, आयोडीन मूव फ्रॉम एक्वस लेयर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आफ्टर सम टाइम ब्राउन कलर बिकम्स देयर फेड्स एंड पर्पल कलर बिकम इंक्रीज। सो इन दिस वे आयोडीन विल बी सेपरेटेड एंड इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहाँ तक आपने इसका क्या करना है, आंसर कर लेना है। ये था हमारा ओवरऑल जो है टॉपिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हमने इसमें से किए। ठीक है, तो इसको करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी बच्चे एंड पे वही कि आप वीडियो जो है देखकर उस पर कमेंट भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी किया करें।